हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बायो का जो है सेकंड चैप्टर, उसको सेकंड लेक्चर है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट ही चैप्टर है लेकिन उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है बच्चों, अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ उसको जाकर देखिए, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई है तो बीच में से आपको कुछ हो सकता है ना समझ आए। अगर रिवीजन आप कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। इससे पहले आप अपनी कॉपी से रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आज हम समझेंगे, हमने पिछली वीडियो में क्या समझा था, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्या है, पोषण के प्रकार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है, विटामिन और जल और खनिज लवण, ये सभी पढ़ना है। हमने आपको साथ में ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें हैं जिनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। यही चीज़ों में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में से अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दें तो उससे क्या बनता है, वसा बनता है। चलिए अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है विटामिन। चौथा है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पढ़ा था। चलिए चौथा नंबर है, हेडिंग डालिए विटामिन। विटामिन किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन के प्रकार, या फिर ऐसे नॉर्मली पूछ लें विटामिन, तो आप आराम से बता देंगे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, सभी बता देंगे। लेकिन विटामिन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही समझना होता है। तो विटामिन क्या होता है, परिभाषा में हेडिंग में लिखिएगा, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। ठीक है, अपूर्णता रोग का मतलब क्या है, कोई चीज़ डिफिशियंसी हम बोल सकते हैं, वो हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो देखो, अब दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक तो होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया भी था ये चीज़। जिसने वो देखा होगा आराम से उसको आंसर पता होगा। तो जिसने नहीं देखा है वो पहले जाकर देख लीजिए। जिसको पता है आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और हाँ, एक चीज़ और, जितने बच्चे वीडियो देखते हैं ना, कमेंट जरूर किया करो। इससे ये होता है कि कौन कौन बच्चे एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं, उससे ये मुझे ये पता लगेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बराबर रेगुलर एक्टिव रहेंगे, तो मुझे थोड़ा अंदर से एनर्जी और आएगी, तो मैं हो सकता है आपको और अच्छे से पढ़ाऊँ। हो सकता है साइंस के अलावा भी मैं आपको सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। आप जो बोलेंगे मैं वो पढ़ा दूँगी आपको। आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, मैथ्स पढ़ना है मैथ्स पढ़ लीजिएगा। जिसको जो भी नहीं समझ आता है खुल के आप अपनी बातें पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में आपका हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है बच्चा, चलो देखो, जल में घुलनशील दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं, जिसको मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। क्या ट्रिक थी जरा बताइए तो कमेंट करके। कीड़ा, KEDE, ये चारों जो है वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, चलिए पांचवा हेडिंग डालिए, जल तथा खनिज लवण। अब ये क्या होते हैं। जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है। जीव द्रव्य की सक्रियता जल से प्रभावित होती है। ये देखो एक चीज़ और, खाना आप कितना भी खाएं, कोई भी चीज़ ताकतवर चीज़ आप चाहे जितना भी खाएं, लेकिन अगर आप पानी, आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती। इसीलिए मेरी आप बात मानिए, अभी आपकी एज जो है वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव एज है, तो थोड़ा सा अच्छी एज है आपकी, जिसमें हम कहते हैं ना अलग अलग बॉडी में हमारे विकसित होती है हर चीज़ें। तो आप पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करिए। जैसे एक बॉटल पानी है तो उसको सुबह भरिए, 10 बजे तक, 11 बजे तक उसको पूरा खाली कर दीजिए। दिन में कम से कम 3-4 बॉटल पानी आप पी जाइए, इतना आपको पानी पीना चाहिए। इससे आपका बॉडी में जो है बहुत सारी अच्छी एनर्जी आती है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, चलो जल तथा खनिज लवण हमने समझा क्या होता है। जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है। जीव द्रव्य की सक्रियता जल से प्रभावित होती है, आपको इतना लिखना है। उसके बाद ये तो हो गया पोषण। हमने पोषण पढ़ा, क्या होता है पोषण की आवश्यकता क्या होती है। पोषण जो है कौन कौन से भाग होते हैं उसके, हमने उसके 5 भाग पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और जल और खनिज लवण, 5 हो गया। अब देखिए पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण, जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, स्वपोषण पढ़ना है, विषम पोषण पढ़ना है। तो चलिए इसकी हेडिंग डालिए, पहले ऐसे लिख लीजिए 1-2, फिर हेडिंग डाल दीजिए स्वपोषण और उसके लीजिए हेडिंग विषम पोषण। तो पहले पढ़ते हैं स्वपोषण। चलिए हेडिंग डालिए स्वपोषण। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया, स्वयं बनाने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। आगे लिखिए, अपना भोजन स्वयं बनाने की क्रिया स्वपोषण कहलाती है।
कहलाती है। अब इसी के साथ साथ आता है स्वपोषी। ठीक है, तो लिखिएगा जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो क्या हम स्वयं मतलब इंसानों को स्वपोषी कह सकते हैं? इसका आंसर करके बताना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, और बनाते कैसे हैं? अकार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए, उदाहरण में लिखिए 6CO2 + 6H2O बराबर C6H12O6 + O2। अब ये जो ऑक्सीजन है ये वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है, और ये क्या है? स्टार्च या चीनी का सूत्र। ठीक है, देखो अब मैंने आपसे क्वेश्चन एक पूछा कि क्या हम स्वपोषी हैं? तो जी नहीं, सभी हरे पौधे जो होते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। सूर्य की लाइट से वो अपना भोजन, मतलब इसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, इसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, और जहाँ से वो ऑक्सीजन को निकालते हैं और जिससे हम वातावरण में ऑक्सीजन हमें मिलती है वो हम लोग इनहेल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब इसी के साथ आता है विषम पोषण। तो लिखिए ऐसे जीव जो अपना भोजन, लिखते चलिएगा, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उन्हें विषम पोषी जीव कहते हैं तथा यह क्रिया विषम पोषण कहलाती है। अब यहीं पर देखिए मैंने आपको बताया है आपको आंसर कैसे लिखना है। जहाँ यही क्रिया अब विषम पोषण लिखना है तो अब इसको लिख लो ब्लैक पेन से, विषम पोषण। ये क्रिया जो है वो विषम पोषण कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या हैं, हम लोग जितने भी जंतु जीव हैं वो सभी किस में आएंगे? मनुष्य, ये सभी किस में आएंगे? विषम पोषी में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे क्या गेहूं चावल हम लोग बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, वो खेत में होता है, वो भी उनकी एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमें अनाज मिलता है, वो हम अनाज अपने घर में पकाकर खाते हैं। तो हम किस में आएंगे? विषम पोषी में आएंगे। ठीक है बच्चों, और जो स्वपोषण है उसमें हरे पौधे आते हैं। समझ गए? चलिए अब लिखेंगे हम श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं उसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप बना के लिख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं अब श्वसन। चलिए बच्चों अगला देखिए क्या पढ़ना है हमें? श्वसन। तो आप ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए कि श्वसन किसे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद आप हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से श्वसन, फिर उसके आगे ब्लू पेन से लिखिए सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन। आप इसको O2 नहीं ऑक्सीजन लिखेंगे, मैंने इस जगह कम की वजह से O2 लिखा है, आप लिखेंगे ऑक्सीजन। तो लिखिए सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से समझिए, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन। आप ऐसे ही काले पेन से बीच में लिखेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ब्लैक से लिख दिया है। अब अगली बार आपको समझ में दिक्कत ना हो। अगला हेडिंग डालिए श्वासोच्छ्वास क्या होता है? श्वासोच्छ्वास क्या होता है? तो श्वासोच्छ्वास जो होता है क्या होता है? हम क्या सांस लेते हैं तो वायुमंडल के जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़े के अंदर जाता है, फेफड़े से हमारी बॉडी के द्वारा जो मतलब अशुद्ध वायु है वो बाहर निकलती होता है सबके साथ कि नहीं? यही जो क्रिया है इसको क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो लिखिएगा वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़े में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु का फेफड़े से बाहर निकलने की जो क्रिया है को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और कई बार क्या होता है इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। तो अगर मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन दोनों का करा दूं तो अंतर लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो मैं क्या कर रही हूँ इसका अंतर आपको 5-6 अंतर लिखवा देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप अंतर लिख लेंगे तो आसान रहेगा। एग्ज़ाम में मान लो आ गया तो हमारे पास आंसर रहेगा लिखने के लिए, है ना, क्योंकि हमें सारे बच्चों से आगे निकलना है। तो चलो उसका अंतर अब हम पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों अब आपको अंतर लिखना है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर।
तो आप एक तरफ लिखिए श्वसन, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कॉपी में ऐसे लिखिए, एक तरफ श्वसन एक तरफ श्वासोच्छ्वास, बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऊपर डाल दीजिए हेडिंग श्वसन व श्वासोच्छ्वास में अंतर। ठीक है, चलो पहला नंबर लिखो श्वसन के अंदर यह प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है। उसी जगह पर श्वसन में साइड में लिखिए जहाँ आपने श्वासोच्छ्वास लिखा है, पहला नंबर लिखिए यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैंने आपको बताया श्वासोच्छ्वास क्या होता है, फेफड़े द्वारा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना और शुद्ध वायु को अंदर लेना, यही होता है श्वासोच्छ्वास। तो ये क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन जो श्वसन है ये क्रिया कोशिका के बाहर होती है। श्वसन में दूसरा नंबर लिखिए यह केवल भौतिक क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कैसे होता है, हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन हमने लिया, बाहर निकाला तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो और दूसरा नंबर लिखिए श्वासोच्छ्वास के अंदर यह जैव रासायनिक क्रिया है। ये क्या है, श्वसन एक भौतिक क्रिया है लेकिन जो श्वासोच्छ्वास है एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, चलो थर्ड नंबर लिखिए श्वसन के अंदर इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। क्या लिखा गया है बच्चों, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। श्वसन हम लेते हैं तो क्या कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है, नहीं ना, तो फिर तो यही लिखा गया है इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा लिखिए श्वासोच्छ्वास में श्वासोच्छ्वास, ठीक है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारी बॉडी के अंदर हम देख तो नहीं रहे लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन श्वसन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है, अब ऐसा कोई बोलोगे तो विश्वास नहीं होगा, श्वसन क्रिया से हमारे बॉडी से पानी बाहर निकलता है। ऐसे दिखता तो नहीं कि हम श्वसन ले रहे हैं हमारे मुंह से पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं होता, वो हमें दिखता नहीं लेकिन होता है। 400 ml पानी हमारे पूरे दिन में जब हम श्वसन क्रिया करते हैं पूरे दिन भर मिला करके 400 ml पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। फैक्ट है, याद कर लीजिएगा इसको। कई बार क्या होता है, किसी से कोई हमारे सामने बहुत ज़्यादा बनता है ना, तो ऐसे ऐसे फैक्ट उसके सामने फेंक के मारो कि दोबारा कुछ पूछे ही ना। तो कितना है, 400 ml पानी पूरे एक दिन में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। किस क्रिया द्वारा, श्वसन की क्रिया द्वारा। ये फैक्ट है, आप इसको याद कर लें। ठीक है, अपने क्लास में पूछिएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर कर देता है। आपको पता है ना, बस बहुत बड़ी बात है। चलो, लेकिन मैंने क्या कहा है, आप जिसको नहीं आता है उसको बताएंगे, ना कि उसको चिढ़ाएंगे। ठीक है, ना कि उसका मजाक उड़ाएंगे। चलो, ये हमने आज कंप्लीट पढ़ लिया है। क्या हमने श्वसन पढ़ लिया, श्वासोच्छ्वास पढ़ लिया। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, श्वासोच्छ्वास नहीं, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला जो वीडियो होगा, फर्स्ट ही चैप्टर है, अगला जो वीडियो इसका थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे श्वसन और उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाएं। ये हम क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में आज ही, ताकि अगली वीडियो जब आप पढ़ना शुरू करें तो उसमें आपको पहले से पता रहे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, एक चीज़ मेंटल हमारी ये चीज़ प्रोसेस होता है, कोई चीज़ अगर हमें पहले से पता होती है कि वो हमें क्या पढ़ना, तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की एक क्षमता आ जाती है। तो क्या होता है कि उसको हमें आसानी से बड़ी जल्दी याद हो जाता है। ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है, आप इसको आजमा के देखना। जैसे आज मैंने बताया आपको कल क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, श्वसन और उत्सर्जन की क्या पढ़ना है, मूलभूत अवधारणा पढ़नी है। तो आज देखिएगा, आपको पता है ना हमें क्या पढ़ना है। आप अगली वीडियो जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसको ट्राई करके देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।